करते हैं। हमारा पहला क्या था, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? इट इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है ना, जो CH का सिग्मा बॉन्ड रहता है, मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा। जो CH का सिग्मा बॉन्ड रहता है, इसके ये वाला सिग्मा बॉन्ड होता है और ये वाला क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो CH जो सिग्मा बॉन्ड, जो कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, अगर उस बॉन्ड का ट्रांसफर होना किसके तरफ, पॉजिटिव चार्ज के तरफ, उसको बोला जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसका अपना खोपचा यही है, द ट्रांसफर ऑफ CH बॉन्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज की तरफ ट्रांसफर क्यों होगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, उसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो उसको, उस कमी को पूरी करने के लिए यहाँ पर कौन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन। तभी जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए यहाँ पर कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन का तो कुछ काम ऐसा है नहीं, तो वो क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। और आपको एक चीज बता देता हूं, जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है एज कंपेयर टू कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में। क्योंकि जो कार्बन कार्बन, जैसे दो भाई आप लोग साथ में हो, तो आप लोग दोनों क्या स्ट्रॉन्ग हो। और एक मान लो मैं हूं और मेरे साथ एक मेरा, मतलब मान लो जैसे आप लोग दो भाई हो, एक मैं हूं और एक मेरा ट्विन ब्रदर है। दोनों के बीच में क्या, दोनों क्लासमेट है, दोनों का सोच मिलता जुलता है, तो दोनों का, हम लोग का जो बॉन्डिंग होगा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो उससे होता है कार्बन और कार्बन का बॉन्ड। और मान लीजिए कि मैं हूं और मेरे साथ एक जूनियर 2 साल का बच्चा है, अब मेरे और उसके बीच बॉन्डिंग क्या बनेगा, मैं उसको बस बोल दूंगा ये बाबू मत कर मत कर। तो ये सब फालतू की चीज है। तो कार्बन हमेशा कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया जाता है, क्योंकि वो बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। उसको हम लोग को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगता है, उसे स्ट्रांग बॉन्डिंग को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगता है। तो उसलिए कार्बन चाहता है कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना, तो जो कार्बन का फ्री इलेक्ट्रॉन है वो चाहेगा कि उसके साथ बॉन्ड बना ले, किसके साथ, कार्बन के साथ। तो CH का सिग्मा बॉन्ड को तोड़ देगा, बोलेगा हाइड्रोजन भाई तू अपने एक इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे, हम जा रहे हैं अपने भाई कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब ये होता है। दूसरा क्या, हियर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या फिर पाई बॉन्ड का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो आप सिंपल सा हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, जो CH का सिग्मा बॉन्ड रहता है कार्बन अपने भाई के साथ बनाने के लिए, या फिर कार्बन का ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको स्टेबल करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। आप इस स्लाइड को जल्दी से नोट कर लीजिए। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूं। तो यहाँ पर मैं अपना पहला केस ले चुके हैं हम लोग। पहला केस में क्या है, यहाँ पर इसके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या होना चाहता है, न्यूट्रल होना चाहता है, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना के रखा है, हाइड्रोजन के साथ। तो कार्बन बोलेगा भाई यहाँ मैं डबल बॉन्ड बना लेता हूँ, अपना बॉन्डिंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ, किसके साथ, कार्बन के साथ। और आपको पता ही होगा सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन रहता है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर दो एडवांटेज हो गया। पहला क्या, इस केस में कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना लिया, कार्बन के साथ। और दूसरा क्या, डबल बॉन्ड बना लिया, तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। जीवन में सबको स्ट्रॉन्ग चाहिए, आदमी चाहिए, सबको स्टेबिलिटी चाहिए। तभी ये वाला जो कार्बन है, ये अपना ये अल्फा कार्बन, जैसे कि ये एक्स है तो उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, अल्फा। तो अल्फा कार्बन क्या बोलेगा कि भाई हाइड्रोजन तू मेरे को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे और मैं अपना बॉन्ड CH2 के साथ बना दूंगा। तो यहाँ पर इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो H यहाँ पर C, यहाँ H के ऊपर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड और यहाँ H। इसके हम लोग के पास 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पहला, ये दूसरा, या तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा स्टेबिलिटी। मैं आपको इसके बाद एक एग्जांपल दूंगा, उसमें आप समझ जाओगे। तो इसका पहला हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। इसका दूसरा हाइपर कॉन्जुगेटिंग क्या होगा, अब एक यहां से ट्रांसफर हो चुका है, तो अब ये वाला हाइड्रोजन यहां से ट्रांसफर कर देगा। तो H यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। और इसका तीसरा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, C यहाँ H, अब ये वाला ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ वाला जो बॉन्ड था वो ऐसे करके ये जो कार्बन है उसके पास ट्रांसफर हो जाएगा। समझ गए? ये वाला जो बॉन्ड था पहले ऐसे था और उसको प्लस था, तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला प्लस हट जाएगा। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा,
यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये प्लस हट जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो तीनों हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड ट्रांसफर हो गया और प्लस को हटा दिया और डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, तभी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो जितने कार्बन के साथ अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड बना लेगा पॉजिटिव के साथ, और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है उतना ही वो बॉन्ड स्टेबल होगा। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपना एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ये पॉजिटिव है, इसके सामने वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर पॉजिटिव को हटाने के लिए हमें हटाना पड़ेगा, उसको न्यूट्रल होना है। तो यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड ट्रांसफर होगा, बॉन्ड ट्रांसफर होगा, बॉन्ड ट्रांसफर। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन है, यहाँ है 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड 3 बार हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे, यानी कि कितना अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, 3 अल्फा कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है। अभी इस केस में देखो, यहाँ पर पॉजिटिव है, ये कार्बन के बगल वाला अल्फा कार्बन, ये कार्बन क्या होगा, बीटा कार्बन। तो यहाँ टोटल कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कैसे, एक बार ये वाला इसको दे देगा, एक बार ये वाला इसको दे देगा, एक बार ये इसको दे देगा, फिर ये वाला इसको दे देगा, ये वाला इसको दे देगा, ये वाला इसको दे देगा। तो जैसा आप देख सकते हैं 6 हाइड्रोजन इस केस में दे सकता है। तो यहाँ पर कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ कितने, 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 6, यहाँ पर 3। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, या 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और यहाँ पर 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल। तो यहाँ पर इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, आप इसको एज्यूम कर लो A B C। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, C फिर B फिर A। यानी कि यहां पर आप लिख लीजिए हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज्यादा उतना ही वो कंपाउंड क्या रहेगा, स्टेबल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 9, यहाँ 3। तो 9 वाला जितना उतने स्टेबल हो गए, 9 प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ 6 बनेंगे, यहाँ 3 बनेंगे। तो 9 ऑब्वियसली ज्यादा है, तो इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, सी बी ए। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे केस 2 के पास। तो उम्मीद है आपने केस 1 को नोट कर लिया रहेगा। केस 1 क्या था अपना, पॉजिटिव था, वो डबल बॉन्ड बना के स्टेबल हो रहा था। सीसी का बॉन्ड आपस में स्टेबल होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, और डबल बॉन्ड होने वाला और स्ट्रॉन्ग हो गया। तो आपने केस 1 को समझ गया, उसके एग्जांपल को नोट कर लिया होगा। अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं अपने केस 2 के ऊपर। केस 2 में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फ्री रेडिकल प्रेजेंट है। तो ये कार्बन क्या बोलेगा ना भाई, ये जो बॉन्ड है इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। इसको तोड़ लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका, हाइड्रोजन का। तो दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसका ब्रेकिंग कैसे होगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, इसका ब्रेकिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक रेडिकल ऐसे हो गया और हाइड्रोजन का एक रेडिकल ऐसे हो गया, और यहाँ पर CH2 का एक रेडिकल ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। तो यहाँ पर एक रेडिकल कार्बन का प्रेजेंट है, एक रेडिकल CH2 का प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या करेगा ना, ये दोनों आपस में बोलेगा भाई एक इलेक्ट्रॉन तू दे दे, एक इलेक्ट्रॉन हम दे दे, दोनों क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन तू, एक इलेक्ट्रॉन हम, दोनों क्या बना लेंगे, बॉन्ड। कार्बन कार्बन का बॉन्ड फिर से बन गया, तो फिर से स्टेबल हो गया। तो यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे बनता है, एक ऐसे इधर आ गया, एक ऐसे इधर आ गया। ये मैंने, आप ध्यान दीजिए, अभी मैं इसका क्लीवेज आगे बताऊंगा, पर अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऐसे हाफ एडेड एरो, ये देखिए हाफ एडेड एरो, ये इसका मतलब कि एक एक रेडिकल देना, और फुल हेडेड एरो में पूरा बॉन्ड ट्रांसफर हो जाता है। तो हाफ हेडेड एरो है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, H C, H के ऊपर रेडिकल, यहाँ पर H, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, अब इस कार्बन और इस हाइड्रोजन को तोड़ देगा। तो यहाँ पर H के ऊपर रेडिकल, यहाँ पर अपना C, यहाँ H, यहाँ H, और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। ये अपना एक स्ट्रक्चर बन गया। और इसका तीसरा स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, H, यहाँ पर C, H, यहाँ पर H के ऊपर रेडिकल, और यहाँ डबल बॉन्ड CH2। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला रेडिकल रेडिकल ये वाला बॉन्ड बन गया, फिर यहाँ पर एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना। तो इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से। तो ये इसका हाइपर कॉन्जुगेशन केस 2 अपना ऐसा हो जाएगा। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ने जाएंगे अपने केस 3 के ऊपर।
तो उम्मीद है आपने केस 1, केस 2 और ये अपना केस 3 है। केस 1 और केस 2 में क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज था, वहां पर CH का बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफर हुआ, डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसके तो वो आपको समझ में आ गया होगा, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा वो बॉन्ड क्या होगा, स्टेबल होगा। और दूसरा केस क्या था, अपना फ्री रेडिकल था, तो दोनों आपस में एक एक देके बॉन्ड बना लिए इलेक्ट्रॉन, तो इसमें डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, तीसरा केस में क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या होगा, ये जो है तो ये अपना स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, अल्कीन। तो अगर यहाँ पर जैसे ये डबल बॉन्ड बना रखा है, तो ये वाला कार्बन क्या करेगा ना, अब इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और इसके ऊपर नेगेटिव, और आप ओवरऑल देखोगे ना इसमें क्या होगा कि यहाँ पर ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और आपको रेजोनेंस भी देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हुआ, ये इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया, तो इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, तो आप देख सकते हो नेगेटिव, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, यानी कि यहाँ कॉन्जुगेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ क्या होगा, रेजोनेंस स्टार्ट। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो रेजोनेंस का मेरा लास्ट लेक्चर दिया हुआ, पहले उसको देख लो, फिर यहाँ पर आप आ जाओ। मैंने अपना हाथ में रख रख के ट्रिक दिखाया था आपको। पहला हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है, नेगेटिव लोन पेयर और पॉजिटिव को हम लोग क्या मानेंगे, डबल बॉन्ड। तो ये क्या, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस, तभी ये वाला हाइपर कॉन्जुगेशन टेक प्लेस करता है। कितने हाइड्रोजन है, 3, तो इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन कुछ नहीं है, बस एक काइंड ऑफ रेजोनेंस है। यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव, रेजोनेंस में पॉजिटिव नेगेटिव का क्रिएशन हो रहा था अलग अलग पॉइंट में, यहाँ पर भी सेम काम हो रहा है। और हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, पूरा बॉन्ड ही ट्रांसफर हो जाता है, बॉन्ड ट्रांसफर नहीं होता, तो यहाँ पर क्या होता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को। तो उम्मीद है आपको केस 1, केस 2 और केस 3 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, आपको 2-3 और मैं पॉइंट लिखाऊंगा, फिर हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन इसके साथ एंड हो जाएगा। अब इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा चौथा केस क्या है, यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिग्मा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, पर इस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, और बॉन्ड ट्रांसफर करेंगे ना तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव और बढ़ जाएगी, तो कार्बन क्या होगा, परेशान हो जाएगा। तो इस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। इसको याद कर लीजिए आप कि इफ इन CH सिग्मा बॉन्ड, इफ इन CH सिग्मा बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज आर इन कॉन्जुगेशन, एंड नेगेटिव चार्ज आर इन कॉन्जुगेशन, देन हाइपर कॉन्जुगेशन will not take place। यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि अगर CH का सिग्मा बॉन्ड है और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो हाइपर कॉन्जुगेशन टेक प्लेस नहीं लेगा। इसका मैं आपको बता देता हूँ, जैसे CH है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो, और यहाँ पर क्या H, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसी हो गया, CH2 के ऊपर माइनस भी है, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, अनस्टेबल होगा बहुत ज्यादा, यहाँ रेजोनेंस भी नहीं हो रहा है, डबल बॉन्ड बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगा, तो ये वाला केस नॉट पॉसिबल है। तो आप ये चारों केस को नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या करें। तो उम्मीद है आपने चारों केस को नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको एक इनका शॉर्ट समरी दे देता हूँ कि केस 1 और केस 2 और केस 4 में क्या होता है। केस 1 में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन विल गेट ट्रांसफर टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, डबल बॉन्ड बनाएगा और वो उस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर देगा। केस 2 क्या रहेगा, वन इलेक्ट्रॉन विल मूव टू अनदर, वन और अनदर दोनों मिलके, रेडिकल मिलके दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इसका डबल बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, इसके ऊपर रेडिकल रह जाएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड और CH2, ये इसका बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाएगा ऐसे रेडिकल के ट्रांसफर होने से। डबल बॉन्ड और इस केस में रेजोनेंस हो रहा था, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि माइनस चार्ज वहां पर प्रेजेंट है।
तो उम्मीद है आपको चारों के समझ में आ गया होगा। ये शॉर्ट समरी था उसके लिए, चारों को आपको समझ आने के लिए, और समझ में आ गया होगा। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि होने वाला डायपोल मोमेंट उसके तरफ बढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपने हाइपर कॉन्जुगेशन को नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डायपोल मोमेंट उसके तरफ बढ़ने जा रहे हैं। डायपोल मोमेंट क्या होता है? अ डायपोल इज क्रिएटेड व्हेन देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्ज, यानी कि जहां पर चार्ज सेपरेशन होगा, जो कंपाउंड पोलर होगा, वहां पर क्या क्रिएट होगा? डायपोल। डायपोल यानी कि क्रिएशन ऑफ टू पोल्स, पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों क्या है? ऑपोजिट पोल्स हैं। इसका क्रिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डायपोल। और कंपाउंड मस्ट बी पोलर टू बी डायपोल। तो कंपाउंड ऑब्वियसली जो कंपाउंड पोलर है उसमें चार्ज सेपरेशन होगा, तो तभी वहां पर डायपोलर क्रिएशन होगा। अब आपको पोलर और नॉन पोलर का मतलब पता ही होना चाहिए, आप फर्स्ट ईयर पे हो। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार वापस बता दे रहा हूं, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। नॉन पोलर, पोलर यानी कि जैसे कि वाटर ले लो, यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या है? नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रिएशन, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या आ रहा है? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। और नॉन पोलर यानी कि जैसे कि CH4, यानी कि ये जब बॉन्ड टूटेगा CH CH CH, तो ये जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम होता है। तो CH4 के केस में वो कंपाउंड क्या होता है? नॉन पोलर। क्यों? क्योंकि उसका जो चार्ज सेपरेशन होता है वो नहीं होता है। और पोलर कंपाउंड होता है जिसमें चार्ज सेपरेशन होता है, यानी कि जिसमें क्रिएशन ऑफ पोल्स होता है। अगर आपको और इसमें थोड़ा में समझना है तो लास्ट वाले लेक्चर को जाके देख ले, पहला लेक्चर जो था हमारा इस चैप्टर का। और डायपोल मोमेंट को हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे? Q इंटू डी। Q क्या होता है? यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और D क्या यहाँ पर होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला आप 11th और 12th में पढ़ रखे होगे। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका इतना लोड लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत कम होंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, Q इंटू डी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो होप करता हूँ आपको डायपोल समझ में आ गया। डायपोल कब होता है? जब चार्ज सेपरेशन होता है। चार्ज सेपरेशन किसमें होता है? पोलर कंपाउंड होता है, यानी कि डायपोल जितना ज्यादा पोलैरिटी होगा, जो कंपाउंड जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ही उसका स्ट्रॉन्ग डायपोल बनेगा। इक्वल टू को हटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हम लोग सिंबल दे देते हैं। ये स्लाइड का खोपचा पॉइंट है। अगर आपको ये चीज आप नोट डाउन कर लिए अच्छे से तो आपको ये पूरा चीज समझ में आ जाएगा। तो होप करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गया है। अब हम लोग डायपोल मोमेंट को चेक करेंगे या चार्ज सेपरेशन को चेक करेंगे अलग अलग इफेक्ट से। वो इफेक्ट कौन से होंगे? इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। ये तीनों के बारे में मैंने आपको पिछले पहला लेक्चर में अपना था इंडक्टिव और रेजोनेंस, उसको समझ लो। हाइपर कॉन्जुगेशन इस वीडियो के शुरुआत में समझा दिया है। अब ये तीनों के हेल्प से हम लोग डायपोल मोमेंट को फाइंड आउट करेंगे और अलग अलग एग्जांपल्स देखेंगे। आप इस स्लाइड को जल्दी से नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है आपने डायपोल और पोलैरिटी को समझ गया होगा। अब हम लोग डायपोल मोमेंट को चेक करेंगे किससे? इंडक्टिव इफेक्ट से, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो होगा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है, आपको पता ही होगा, प्लस आई और माइनस आई। इन द केस ऑफ डायपोल वी विल गो विथ माइनस आई, यानी कि माइनस आई जो कंपाउंड का, माइनस आई इफेक्ट जो कंपाउंड का जितना ज्यादा होगा वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा पोलर होगा, और जितना ज्यादा पोलर होगा उसका डायपोल उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि सिंपल सी बात ये है कि माइनस आई इफेक्ट जो ग्रुप का ज्यादा है वो कंपाउंड उतना ज्यादा पोलर होगा और उसका डायपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा। अब मैं आपको इसका एग्जांपल्स दे देता हूं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि माइनस क्या करता है ना, माइनस आई क्या करता है? इट विथड्रॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एटम। जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन कनेक्टेड है, ठीक है। ये दोनों ऐसी, ये कार्बन है और ये इनका बीच का बॉन्ड है, और ये क्या है? क्लोरीन है। ये कार्बन है और ये यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये दोनों का बीच में बॉन्ड है, ये क्या है? कार्बन, ये क्या है? क्लोरीन। अब मान लीजिए ना
ये कार्बन है और ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या करेगा ना, बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग प्लस आई इफेक्ट ऑन इट विल विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन। क्यों? क्योंकि जो जो ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट रहता है वो लोग का टेंडेंसी रहता है इलेक्ट्रॉन को खींचने का। तो पहले ये क्या था, स्टेबल, अब हम इससे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे। खींचने से क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये एटम जितना ज्यादा स्टेबल है, ये फ्लोरीन है कि क्लोरीन है कि ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन है, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही तेजी से खींचेगा, उतना ही ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, उतना ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, उतना ही ज्यादा इसका स्ट्रांग डायपोल होगा। तभी और माइनस आई इफेक्ट जिसका ज्यादा वो कंपाउंड उतना ज्यादा पोलर और उसका डायपोल मोमेंट उतने ज्यादा। और यहाँ पर हम लोग प्लस आई को क्यों नहीं देखे, क्योंकि प्लस आई क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब मान लीजिए इसके पास क्या नाम है, ये इसके पास पॉजिटिव है, इसके पास नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। मान लो अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये तो स्टेबल हो जाएगा, तो घिंचाव थोड़ी ना रहेगा इन दोनों के बीच में। अच्छा, घिंचाव कब आएगा, जब अनस्टेबिलिटी होगा, जब ये इसको खींच देगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच देगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन की और चाहत हो जाएगी, तभी माइनस आई इफेक्ट जो ग्रुप का ज्यादा, वो ग्रुप उतना ज्यादा पोलर और उसका डायपोल उतना ज्यादा। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका एग्जांपल दे दूंगा, फिर हम लोग रेजोनेंस की तरफ बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला एग्जांपल क्या है, HF और HCl। इसमें से हमको बताना है कि डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा। तो आप डायपोल मोमेंट के लिए सबसे पहले कहाँ जाओगे, उसके पोलैरिटी पे। और पोलैरिटी हमको कैसे पता चलेगा, उसके इफेक्ट से। तो फ्लोरीन के पास क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट, क्लोरीन के पास भी क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। तो आप देखोगे कि माइनस आई इफेक्ट तो दोनों में कॉमन हो गया, तो आप कैसे फाइंड करोगे, फिर आप याद करोगे किसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर को। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या था, फोन कॉल ब्रो, और इसका सीक्वेंस क्या होता है, FCl Br। यानी कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन, तो फ्लोरीन का पोलैरिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन, यानी कि फ्लोरीन हाइड्रोजन से जल्दी इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो दो फ्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन क्लोरीन, HF is more polar than HCl and HF का जो डायपोल है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू HCl। होप करता हूं आपको इसका सिंपल सा रीजन समझ में आ गया होगा। HF ज्यादा पोलर है HCl से, क्योंकि फ्लोरीन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोरीन, तो फ्लोरीन ज्यादा तेजी से हाइड्रोजन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और सही गरीब के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उतने स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो HF का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू HCl। अब दूसरा एग्जांपल अपना A और B, अपना वाटर और NH3 का। आपको पता है वाटर क्या है, पोलर, और NH3 क्या है, नॉन पोलर। काहे कि दोनों किसके साथ बॉन्ड बनाए हैं, हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन साथ और ये ऑक्सीजन। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा किससे, हाइड्रोजन से। तो पोलैरिटी H2O का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू NH3 से, तो डायपोल मोमेंट भी H2O का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू NH3 से। होप करता हूं आपको ये दोनों एग्जांपल इजीली समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, जिसका पोलैरिटी ज्यादा उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा, और पोलैरिटी किसका ज्यादा होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। यहाँ पर मैं वापस से लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज्यादा उसका पोलैरिटी उतना ही ज्यादा, और पोलैरिटी उसका इतना ज्यादा जितना उसका डायपोल मोमेंट। और ये सब किस पे डिपेंड करता है, माइनस आई इफेक्ट पे। ये क्या है ना, खोपचा, मेरे लेक्चर्स में ना ये सब बहुत आपको दिखेंगे, ये आप बस लिखते जाओ ना, आपको बहुत मदद करेगा। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब मैं आपको इसके बाद हम लोग चलते हैं एक इसके बेस्ट एग्जांपल पे, और उसके बाद हम लोग चल जाएंगे रेजोनेंस पे। तो उम्मीद है आपने वो दोनों एग्जाम्पल को देख लिया होगा और पुराना पार्ट को नोट कर लिया होगा। अब हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं कि CH3OH जो है वो ज्यादा पोलर है एज कंपेयर टू C2H5OH, यानी कि मिथाइल अल्कोहल इज मोर, अरे पोलर लिखना भूल गया, इज मोर पोलर देन C2H5OH। तो इसका रीजन क्या है, जैसे देखिए क्या है, CH3OH और क्या है C2H5OH। आपको पता है ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव एटम, इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर। तो ना
जो OH है और या C2H5 OH है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ना, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा, ये भी अटैक करेगा, पर जो CH3 है उसके पास क्या है, 1 प्लस का इफेक्ट है, और C2H5 के पास क्या है, 2 प्लस का इफेक्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, आपको पता है प्लस का इफेक्ट तो इलेक्ट्रॉन दे देता है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप हमारे लास्ट लेक्चर को जरूर से जाके देख लीजिए, पहला लेक्चर इंडक्टिव इफेक्ट, उसमें समझाया गया। तो यहाँ पर क्या है, प्लस का इफेक्ट। प्लस का इफेक्ट क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन देता है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या है ना, 2 प्लस है, यानी कि यहाँ 2 जगह से उसको इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, यहाँ पर 1 जगह से दिया जा रहा है। तो आपको पता है 2 जगह का जो मार होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, जो ये C2H5 है, इसके ऊपर ना इलेक्ट्रॉन की चाहत, यानी कि अटैक क्यों करता है और इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसका चाहत को ना कम कर देगा, तभी ना यहाँ पर उतना चार्ज सेपरेशन नहीं होगा एज कंपेयर टू दिस। सो हियर CH3OH has 1 plus I effect, so it will not give electron like C2H5 with by inductive by plus I effect. So there is more charge separation on CH3OH than C2H5OH। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर से समझिए। इसका रीजन क्या है वापस से बता देता हूँ। ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो क्या करेगा, अटैक करेगा। तो CH3 भी दे रहा है इलेक्ट्रॉन, C2H5 भी दे रहा है इलेक्ट्रॉन, पर C2H5 क्या देगा ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो उसके बीच का सेपरेशन कम हो जाएगा, और CH3 के बीच का सेपरेशन कम होगा, पर उतना नहीं कम होगा जितना C2H5 का होगा। तभी CH3OH के बीच में सेपरेशन कम हुआ, तो ज्यादा पोलर होगा, ज्यादा तेजी से खींचेगा, तभी CH3OH ज्यादा पोलर है एज कंपेयर टू C2H5OH। ये इसका सिंपल रीजन है, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हम लोग अपने नेक्स्ट इफेक्ट जो कि होगा रेजोनेंस, उसके ऊपर बढ़ने जा। तो रेजोनेंस में क्या होगा, चार्ज सेपरेशन होगा, और चार्ज सेपरेशन जहां होगा वहां पर ऑपोजिट पोल क्रिएट होंगे। ऑपोजिट पोल क्रिएट होंगे तो वहां पर क्या होगा, डायपोल मोमेंट होगा। ये मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं, और रेजोनेंस के बारे में, इफेक्ट के बारे में बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने लास्ट लेक्चर में बनाया था, अभी फिर से बना देता हूं। ये क्या करेगा ना, डबल इसके पास, इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, प्लस आर इफेक्ट, सॉरी इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है। पर मान, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं एक कंपाउंड का, जो कि क्या रहने वाला है, क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर, तो उसका क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन थ्रू टुवर्ड्स बेंजीन रिंग बढ़ेगा। तो यहाँ पर इसका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा मेरे प्यारी बच्चों, कैसा बन जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा ऐसे, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे। तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आता ही होगा, मैं हो गया, उससे ज्यादा नहीं बनाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर क्या हो रहा है, पोल्स बन रहे हैं, पोलैरिटी आ रहा है, यानी कि रेजोनेंस में डायपोल मोमेंट होते हैं। ये आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद है आपको रेजोनेंस का पार्ट भी समझ में आ गया। पहला क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट, वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है, माइनस है जिसका ज्यादा कंपाउंड उतना ज्यादा पोलर, उसमें डायपोल मोमेंट होगा। दूसरा क्या है, रेजोनेंस, रेजोनेंस में यहाँ पर चार्ज सेपरेशन होता है, यानी कि वो कंपाउंड क्या है, पोलर, तो उसके पास भी डायपोल मोमेंट होगा। होप है आपको ये दोनों एग्जांपल, दोनों इफेक्ट समझ में आ गए रेजोनेंस। अब तीसरा क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आपको पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन अभी हमारा टॉपिक है, और हमें पता है कि बेंजीन के पास डायपोल मोमेंट नहीं होता है, सी स्केल के पास डायपोल मोमेंट होता है, क्योंकि हमें पता था इंडक्टिव इफेक्ट से, अगर उसको हम लोग रेजोनेंस से कंफर्म कर दिए। अब यहाँ पर क्या है ना, टॉल्विन के पास डायपोल मोमेंट नहीं होता है, पर एक एक्सेप्शन है, सॉरी बेंजीन के पास डायपोल मोमेंट नहीं होता है, बस एक एक्सेप्शन है टॉल्विन। टॉल्विन क्या करता है ना, डायपोल मोमेंट शो करता है, क्यों, यहाँ पर सीसी के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वो बॉन्ड उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू सीएच बॉन्ड। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड इधर ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा, और इसका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, H के ऊपर प्लस, सॉरी कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर क्या होगा ना, डबल बॉन्ड,
तो जैसा कि आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया कार्बन और कार्बन के बीच में, तभी इन केस ऑफ टॉल्यूइन ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ बेंजीन रिंग। बस टॉल्यूइन एक इसका एक्सेप्शन है। तो होप करता हूं आपको डायपोल मोमेंट और उसके तीनों इफेक्ट, मतलब तीनों आप डायपोल मोमेंट कैसे पता कर सकते हो, थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, थ्रू रेजोनेंस एंड थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आ गया होगा। और इस चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो। अभी हम लोग बढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ फिजन के तरफ में। आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, नेचर ऑफ फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कोवेलेंट बॉन्ड कैसे टूटता है। दो टाइप में टूटता है, एक होता है होमोलिटिक, एक होता है हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक में क्या होता है ना, क्लीवेज यानी कि बॉन्ड का टूटना, वो वाला नहीं, क्लीवेज बिटवीन टू सिमिलर एटम, यानी कि बॉन्ड का टूटना बिटवीन टू सिमिलर एटम। और यहां क्या है, क्लीवेज, क्या था, क्लीवेज बिटवीन टू डिसिमिलर एटम। तो इसका एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, जैसे कि क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड टूट गया, तो इसके ऊपर एक एक रेडिकल आ जाएगा इसका। तो ये कैसे होगा, Cl रेडिकल प्लस क्या, Cl रेडिकल, यानी कि सेम के बीच में अगर टूटना तो अपना होमोलिटिक क्लीवेज, और अगर ऑपोजिट्स एटम के बीच में टूटना जैसे कि C है और Cl है, तो यहाँ पर एक रेडिकल इसके ऊपर, तो C रेडिकल ऊपर प्लस क्या, Cl रेडिकल इधर। तो अलग अलग के बीच में टूटना तो उसको बोलते हैं हम लोग हेटेरोलिटिक क्लीवेज, अलग अलग एटम के बीच में टूटना, और सेम एटम के बीच में टूटना उसको बोलते हैं हम लोग होमोलिटिक क्लीवेज। अब इसके साथ हमारा होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक भी समाप्त हुआ। होमोलिटिक कुछ नहीं है भाई, सिंपल है, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन और ब्रोमीन, आयोडीन आयोडीन, फ्लोरीन फ्लोरीन, जो भी सिमिलर एटम है, या फिर आप वो ले लीजिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन और कार्बन, तो ये सब बॉन्ड को टूटना को हम लोग बोलते हैं होमोलिटिक, यानी कि सेम एटम के बीच का बॉन्ड को टूटना। और हेटेरोलिटिक उसको बोलते हैं जैसे C और Cl, एक भाई दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया, अलग अलग एटम के बीच के बॉन्ड को तोड़ना को हम लोग हेटेरोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। उम्मीद है आप इसको नोट, तो उम्मीद आपको हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आ गया होगा, सॉरी आपको फिजन समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ने जा रहे हैं एरो नोटेशन के ऊपर। एरो नोटेशन के ऊपर, एरो नोटेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है हाफ हेडेड, एक होता है फुल हेडेड। हाफ हेडेड मैंने आपको शायद हाइपर कॉन्जुगेशन में ही बताया था, तीसरे चौथे केस में, मैं उसको यहाँ पर समझा देता हूँ। हाफ हेडेड कब दिखाया जाता है, इट इज शोन व्हेन देयर इज वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी कि एक मान लो एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और दोनों क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, कभी ना टूटने वाला साथ, तो बॉन्ड बना लेंगे। तो उसमें हम लोग हाफ हेडेड देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्लोरीन के पास एक रेडिकल प्रेजेंट था, इसके पास एक रेडिकल था, दोनों अपना एक एक दे दिए, ये हाफ हेडेड, ये ऐसे करके हाफ हेडेड, तो ये दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। अब फुल हेडेड एरो कब दिखाया जाता है, इट इज शोन व्हेन देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड के पूरे जो ट्रांसफर हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हाफ हेडेड एरो। जैसे बॉन्ड टूटे कैसे, एक के ऊपर प्लस एक के ऊपर माइनस। अगर आपको ये अभी उतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा तो मेरा जो आने वाला अपना लेक्चर्स होगा उसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो सब में भी इसका बहुत इस्तेमाल होगा। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड, ये कैसे टूटता है, जो जितना ज्यादा डिग्री वाला उसके ऊपर पॉजिटिव 2 डिग्री कार्बोकेटन उतने ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री उससे और ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, माइनस, तो ये माइनस क्या करेगा, हाइड्रोजन लेके CH3 बना देगा और इसके ऊपर प्लस। तो यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो फुल एरो, यानी कि यहाँ पर फुल बॉन्ड का ट्रांसफर हुआ है, तभी ये क्या होता है, फुल हेडेड एरो, और ये होता है हाफ हेडेड एरो। तो फुल हेडेड और हाफ हेडेड आपको समझा दिया मैं, और होप करता हूँ आपको ये समझ में भी आ गया होगा इजीली। समझ में आपको आ गया होगा इजीली। तो आप चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो हमारे और BSc के ग्रेजुएट लोग को, ताकि ये वीडियो को पहुंचाओ। और उम्मीद करता हूँ आपको जो भी डाउट रहेगा वो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, चैनल पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हमारा लेक्चर 2 होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। आज हमने क्या क्या पढ़ा, पहला हाइपर कॉन्जुगेशन, दूसरा डायपोल मोमेंट, तीसरा फिजन कैसे होता है, दो बॉन्ड कैसे टूटते हैं, और चौथा हम लोग एरो कैसे दिखाएंगे। लास्ट के 2 टॉपिक कोई रॉकेट साइंस नहीं था, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी उड़ा दिया। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए, और नेक्स्ट लेक्चर हमारे रहेगा आपका, देखते हैं जो भी आगे टॉपिक रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली वो रहेगा हमारे कार्बिन्स के ऊपर, और देखते हैं जैसे जो भी टॉपिक रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत।